चकिया की डायन। एपिसोड 8। अभिमन्यु विक्टिम्स के परिवार वालों से मिलने गया था, लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं था। भैरवनाथ के बड़े बेटे ने अभिमन्यु को सलाह दी कि वो इस जांच को आगे ना बढ़ाए, क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता है। भैरवनाथ की बीवी ने अभिमन्यु को चेताया कि डायन जाग चुकी है और वो किसी को नहीं छोड़ेगी। लेकिन अभिमन्यु कहाँ इन सब बातों पे भरोसा करने वाला था। वो वहाँ से लौटा तो उसकी माँ का कॉल आ गया और वो भी उसे चकिया गांव की डायन का डर बताने लगी। शादी की बात को लेकर अभिमन्यु बहुत चिढ़ गया, क्योंकि वो अभी तक उस घटना को भूल नहीं पाया था। 1 साल पहले हुई घटना को याद कर अभिमन्यु अभी भी परेशान था। वो जब भी उस घटना के बारे में सोचता था, उसका सिर चकराने लगता था। वो चलते चलते काफी दूर निकल आया था। तभी उसे सामने एक साफ सुथरी बड़ी अच्छी सी इमारत दिखी। वो उस इमारत के थोड़ा पास गया तो देखा कि वो एक स्कूल की बिल्डिंग है, जो बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी। अभिमन्यु को स्कूल की बिल्डिंग बड़ी अच्छी लगी और उसने अंदर जाने का सोचा। स्कूल में घुसते ही उसे एक खूबसूरत बगीचा और दीवारों पर बनी बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स दिखाई दी। वो पास जाकर उन पेंटिंग्स की तस्वीर अपने मोबाइल पर खींचने लगा। अभिमन्यु को बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके पीछे कोई था जो उसे देख रहा था। कुछ देर में वो साया अभिमन्यु के और करीब आ गया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे अभिमन्यु पर कोई हमला होगा। तभी अचानक से अभिमन्यु के कान में एक अनजान सी आवाज गूंजी। ये पेंटिंग्स है ही इतनी खूबसूरत कि कोई तस्वीर लिए बिना रह ही नहीं सकता। अभिमन्यु चौंक कर देवी का रूप है। ये सुनते ही अभिमन्यु के मन में प्रीति का असली रूप दिखाई दिया। उसे प्रीति बिल्कुल काली के तरह नजर आने लगी। लंबे काले बाल, आंखों में अंगारे, लाल जीभ और उसके हाथों में अभिमन्यु का कटा हुआ सिर। ये सब सोच अभिमन्यु को एक झटका सा लगा और वो बुदबुदाते हुए बोला, चुड़ैल, देवी का रूप कैसे हो सकती है? वॉचमैन ने ये बात सुन ली। वो असमंजस में आते हुए बोला, इसकी बात कर रहे हैं आप? अभिमन्यु बोला, कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। अभिमन्यु वहां से निकलने को हुआ, तभी उसको बाहर से एक औरत की रोने चिल्लाने की हो गया है। ये सुन प्रीति चौंक सी गई और वॉचमैन से बोली, जल्दी से जाकर मेरे कमरे से मेडिसिन बॉक्स लेकर आओ। वॉचमैन दौड़कर अंदर एक तरफ गया और कुछ ही पलों में मेडिसिन बॉक्स लेकर आ गया। प्रीति वो मेडिसिन बॉक्स अपने साथ लेकर टीका और उसकी घरवाली के साथ तुरंत निकल गई। अभिमन्यु ने कुछ सोचा, फिर वो भी प्रीति के पीछे पीछे चल दिया। टीका का घर स्कूल से बहुत दूर नहीं था। सब लोग जल्दी से उसके घर पहुंच गए। टीका के घर में उसकी बेटी गुड़िया बिस्तर पर लेटी हुई थी और पेट में बेचैनी के कारण करा रही थी। उसे बहुत सारी उल्टियां भी हो रही थी और उसकी हालत काफी खराब थी। प्रीति ने गुड़िया की हालत देखी और उसके माथे पर हाथ लगाया तो महसूस हुआ कि गुड़िया को तेज बुखार है। प्रीति ने टीका और उसकी घरवाली से पूछा, गुड़िया ने कुछ गलत तो नहीं खाया था? कुछ पल सोच टीका की घरवाली बोली, गुड़िया ने बाहर के समोसे खाए थे। प्रीति समझ गई कि समोसा कई दिन पुराने होंगे या फिर
अशुद्ध रूप से बनाए गए होंगे और उसकी वजह से इसे फूड पॉइजनिंग हुई होगी। प्रीति ने टीका और उसके घर वालों को गुस्से में बोला, कितनी बार समझाया है, किसी भी सड़क की दुकान से कुछ नहीं खाना चाहिए। पता नहीं कौन सा तेल इस्तेमाल करते हैं और कितने दिन पहले आलू उबाल के रखते हैं। इन सब चीजों से फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अभी चिंता की कोई बात नहीं, मैं दवाई दे रही हूँ। ये 3 दिन की है और ये ORS का घोल है, इसे पिला देना, जल्दी ठीक हो जाएगी। प्रीति ने उनको दवाई दे दी। फिर उसने गुड़िया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। टीका उसकी तारीफ कर, प्रीति जी, आप सच में देवी हो। आप नहीं होती तो आज मेरी बच्ची को पता नहीं क्या हो जाता। प्रीति शर्मिंदा होकर बोली, अरे नहीं टीका जी, ऐसा मत बोलिए, पर हाँ, आगे इसका खाने पीने का ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। ये कहकर प्रीति वहाँ से निकल गई। अभिमन्यु चुपचाप दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। उसे हैरानी इस बात की थी कि प्रीति के गुणगान सभी गांव वाले करते थे, देवी कहकर पुकारते थे, लेकिन उसकी असलियत सिर्फ अभिमन्यु को पता थी। प्रीति के 2 रूप थे, एक जो वो गांव वालों को दिखाती थी और दूसरा जो अभिमन्यु देख चुका था, और उसी रूप ने अभिमन्यु को गहरी चोट पहुंचाई थी। जब अभिमन्यु घर पहुंचा तब तक 5 बज गए थे। आज के दिन भर के काम से वो थक चुका था। उसे बहुत प्यास लग रही थी और उसके कमरे में पानी तक नहीं था। अभिमन्यु का मन नहीं कर रहा था कि वो फिर बाहर जाकर पानी लाए। तभी दीनदयाल कमरे में आया। दीनदयाल के हाथ में एक भारी सा बैग था। वो भी थका हारा दिख रहा था। पूरा दिन बलिया से चकिया सफर करके दीनदयाल थकी हुई आवाज में बोला, सर जी, मैं सारे एविडेंस ले आया हूँ। जो था उनके पास सब लेकर आया हूँ। अभिमन्यु थोड़ा खुश होते हुए बोला, गुड वर्क दीनदयाल। दीनदयाल को खुद पर गर्व महसूस हुआ और उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। अभिमन्यु फिर बोला, बस एक आखिरी काम कर दो, फिर इस केस को अच्छे से पढ़ लेंगे। दीनदयाल बोला, क्या काम सर? अभिमन्यु बोला, पानी खत्म हो गया है, प्लीज प्रीति के घर से ये जग भर के ले आओ। मैं खुद चला जाता, लेकिन तुम तो जानते ही हो, वो लड़की मेरा मूड खराब कर देती है और मैं नहीं चाहता ये हो, क्योंकि अभी मैं पूरी तरह से केस पे फोकस करना चाहता हूँ। दीनदयाल भी बिल्कुल किसी के मुंह लगने के मूड में नहीं था। पूरा दिन धूप में घूमकर उसका सिर दर्द हो रहा था। दीनदयाल लगभग मिन्नत करने वाले अंदाज में बोला, सर जी प्लीज आज आप ही जाओ। प्रीति जी कब कौन सी बात पर भड़क जाए पता नहीं। आपको क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी आप पर तो वो हमेशा किसी अंगारे की तरह बरसती रहती है। अभिमन्यु उसको गुस्से में देखते हुए बोला, दीनदयाल, इसका क्या मतलब हुआ? अब तुम ही जाओगे और पानी लेकर आओगे। दीनदयाल भी सख्त आवाज में बोला, एक शर्त पर, आपको मेरे पीछे रहना होगा। मैं अब उनकी डांट से बहुत डरता हूँ। अभिमन्यु के पास दूसरा विकल्प नहीं था। उसे ना चाहते हुए भी दीनदयाल के साथ जाना पड़ा। अभिमन्यु और दीनदयाल अब प्रीति के घर के बाहर आए और दीनदयाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए घर की कुंडी खटखटाई। कुछ ही पलों में प्रीति ने दरवाजा खोला और उसे देख अचानक से दीनदयाल की चीख निकल गई। प्रीति ने अपने चेहरे पर फेस पैक लगा रखा था और वो थोड़ी डरावनी लग रही थी। अभिमन्यु को प्रीति का चेहरा देखकर हंसी आ गई
और वो अपने आप से बोला, यही है इसका असली चेहरा, चुड़ैल। प्रीति दीनदयाल को देख रूखे अंदाज में बोली, क्या चाहिए? दीनदयाल हिचकिचाते हुए बोला, प्रीति जी, पीने का पानी चाहिए था, मिलेगा? प्रीति एक तरफ इशारा करते हुए बोली, यहाँ अंदर एक नल है, यहीं से भरना होगा, लेकिन एक पाइप ले आना और फिर भरना। मैं इस लफंगे को मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखने दूंगी। अभिमन्यु को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और वो तुरंत बोला, लफंगा किसको कहा? ये सुनते ही प्रीति बोली, यहाँ एक ही लफंगा नजर आ रहा है मुझे। दीनदयाल ये सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी हंसी संभाल ली। अभिमन्यु चिल्लाकर बोला, लोग तुम्हें क्यों देवी बुलाते हैं? मुझे तो समझ नहीं आता। उन्हें देखना चाहिए, एक प्यासे आदमी को तुम पानी तक नहीं पिला सकती। हाँ, काहे की देवी हो तुम? प्रीति को ये बात बहुत चुभ गई और वो भी ऊंची आवाज में बोली, पानी पीना है ना तुम्हें? रुको, मैं अब भी लाती हूँ। ये कहकर प्रीति झट से अंदर गई और थोड़ी देर बाद एक बाल्टी लेकर बाहर आई। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, प्रीति ने तुरंत ही पानी की बाल्टी उठाकर अभिमन्यु के ऊपर फेंक, जम के एक थप्पड़ जड़ दिया हो। अभिमन्यु खींचते हुए अपने कमरे में लौट आया और एक टॉवेल से वो अपने गीले बाल सुखाने लगा। उसने अपने गुस्से को शांत कर लिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि प्रीति के मुंह लगकर कुछ फायदा नहीं था। दीनदयाल अभिमन्यु को देखकर बोला, सर, आपने तो सिर्फ पानी मांगा था, प्रीति जी ने तो पूरा नहला डाला। ये सुन अभिमन्यु ने उसे घूर कर देखा और दीनदयाल माहौल को समझते हुए चुप हो गया। कुछ सोच अभिमन्यु बोला, मुझे फालतू लोग और उनकी हरकतों से कोई मतलब नहीं, और ना तुम्हें होना चाहिए। अब बात होगी तो सिर्फ इन मर्डर केस की, समझे? दीनदयाल ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु टेबल के पास रखे सील्ड पैकेट के पास गया, जिन पर लिखा था एविडेंस। अभिमन्यु ने हाथों में ग्लव्स पहने। अब उत्सुकता से एक पैकेट उठाया और उसे खोला। उसमें कुछ अजीब सी चीजें उसे दिखाई दी। उस पैकेट में भी 3 छोटे सील्ड पैकेट्स थे। अभिमन्यु ने एक पैकेट खोला और देखा कि उसमें एक सिंदूर की डिब्बी थी। दूसरे पैकेट में लाल चूड़ियां और तीसरी में एक सूखा सिकुड़ा हुआ नींबू था। अभिमन्यु ये सब चीजें हैरानी से देख रहा था। दीनदयाल उन सब चीजों को देखते हुए बोला, इन चीजों को देखकर क्या लगता है आपको? अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कमरे में चलने लगा। वो अपने दिमाग को हर तरफ दौड़ाने लगा। कुछ सोचकर वो बोला, आज जितने भी पूछताछ हुई उन सब में से एक बात कॉमन है, और वो है कि दोनों मरने वाले लोग घर के बाहर थे और किसी न किसी काम से अपने घर लौट रहे थे। दीनदयाल उत्सुकतावश बोला, पर इससे क्या साबित हुआ सर? अभिमन्यु कुछ अंदाजा लगाते हुए बोला, कातिल को ये सब बात मालूम थी कि वो दोनों लोग घर से बाहर थे, यानी कातिल उन दोनों पर कड़ी नजर रखे हुए था। दीनदयाल ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, लेकिन सर, ये चूड़ी, सिंदूर और नींबू, और फिर दोनों लाशों को साड़ी में लपेटना, दोनों लोगों को इतनी बेरहमी से आंखें नोचकर मारना, ये सब। दीनदयाल बोलते बोलते रुक गया। अभिमन्यु से देखकर बोला, रुक क्यों गए? बोलो, क्या बोल रहे थे?
दीनदयाल बड़ी मुश्किल से हिचकिचाते हुए बोला, सर, इतनी बेरहमी से तो सिर्फ डायन ही मार सकती है। एक बार फिर दीनदयाल के मुंह से डायन का नाम सुन अभिमन्यु बुरी तरह से चिढ़ गया और बोला, अरे अपनी बकवास बंद करो यार, अपना दिमाग खोलो दीनदयाल। ये सोचो कि इन मर्डर्स के पीछे एक सीरियल किलर का भी तो हाथ हो सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पहले 2 मर्डर्स और 2 महीने पहले एक और मर्डर, मतलब अब तक ये 3 मर्डर्स, सब एक जैसे ही हैं। 100% सीरियल किलिंग्स ही है, ये कोई एक ही आदमी कर रहा है। दीनदयाल परेशान सा बोला, फिर मर्डर्स करके ये सिंदूर, चूड़ी और नींबू क्यों रखे गए? इसका क्या मतलब हुआ? अभिमन्यु अब एक आखिरी एविडेंस बैग की तरफ बढ़ा। ये बैग थोड़ा बड़ा सा था। अभिमन्यु ने उस बैग को खोला और जैसे ही उसकी नजर बैग के अंदर रखे सामान पर पड़ी, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसके आश्चर्य का पारा आसमान चढ़ गया। ऐसा क्या देख लिया था अभिमन्यु ने उस एविडेंस बैग में? और इन सब अजीब सी चीजों का क्या मतलब था जो लाश के पास मिली थी? ये जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।